नमस्कार। जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास रचा गया। हम सब जानते हैं डीडीसी के चुनाव संपन्न हुए, करीब 3 महीने प्रक्रिया चली और पहली बार जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में नए डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने गए। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? हम ऐतिहासिक इसको क्यों कह रहे हैं? क्या वाकई कोई बदलाव हुआ है? वहां की एससी, एसटीज और महिलाओं का जो आरक्षण इस बार लागू हुआ है, क्या उससे कोई बदलाव आएगा? और अपेक्षाएं क्या हैं आने वाले इस जो नए डीडीसी चेयरमैन चुने गए हैं? इस तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जावेद राही, ट्राइबल स्कॉलर है, तजिया निगार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत। जी जी सर, मैं लगातार हम लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि चेंजेस आए हैं और एक बड़ा चेंज है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है। और पहली नजर में दिखाई देता है कि एससीज के लिए और एसटी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू हुआ, महिलाओं के लिए हुआ। क्या ये कहना एग्जेजरेशन है कि ये हिस्टोरिकल है? आप क्या समझते हैं? हाँ, मतलब कई एंगल से ये एक तारीखी किस्म का काम, ऐतिहासिक एक हिस्टोरिक स्टेप्स हैं कुछ। एक तो ये कि ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप को खड़ा करना, कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मतलब 5-5 लोग डीडीसी में इलेक्ट होके आ गए हैं, अपने अपने ब्लॉक से, अपने अपने एरिया से। उससे पहले आपने बीडीसी ले आए हैं, उससे पहले आपने पंचेस सरपंचेस का किया है। ये लोग, ये लीडरशिप उसी में से मर्ज हुई है, जो आपने सरपंचेस का किया और पंचेस का किया, उसमें से बीडीसी मर्ज हुआ। और बीडीसी की उस प्रक्रिया के दौरान आपको डीडीसी मर्ज हुआ। अच्छे लीडर, अच्छे लोग जो कि एमएलए थे, वो भी आगे छोड़ के कि हम डीडीसी में आ जाएंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। ये एक अल्टरनेट लीडरशिप है, जो कि एक ट्रेडिशनल लीडरशिप थी कि भाई एक एमएलए एक इलाके को रिप्रेजेंट करता था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता था, और वही वो हर एक कमेटी में होगा। मतलब कोई भी डेवलपमेंटल स्कीम होगी तो वो एमएलए साहब को बाहर नहीं रख सकते। लेकिन अब ये है कि मतलब बहुत सारे टेकर्स हो गए हैं, मतलब इलाकों को एक ब्लॉक्स में और छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उनको लीडरशिप दी गई है, जो कि उनके मसाइल को हल करेगी। और मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐतिहासिक है कि एक अल्टरनेट लीडरशिप के हमें 5 साल 6 साल के बाद, जैसे कि पहले तो होता था कि 6 साल के बाद इलेक्शन होता था, और उसमें कुछ लोग जो हैं वो हर साल जो लड़ने वाले होते थे, हर 6 साल के बाद वही लोग लड़ रहे होते थे, और कोई पर्टिकुलर पार्टियां पर्टिकुलर लोगों को टिकटें देती थी। अब ये हुआ कि आपका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है तो आपको देना ही उसी को है। मतलब उनके ऊपर ये मतलब एक परेशानी आ गई है कि ठीक है, मतलब मैं गुजरों की बात करूंगा, 1991 में शेड्यूल ट्राइब हो गए तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो नहीं मिली, बाकी राइट्स नहीं मिले जो कि बाकी स्टेट्स में थे, वो नहीं मिले। अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर नहीं मिली है तो कुछ टिकटें ही दे देते पार्टी वाले कि भाई ट्राइबल लोग जीत के आ जाते और उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती। तो हुआ ये कि भाई टिकटें नहीं दी गई, जो जो पार्टी जीतने वाली है, जो एक्सपेक्टेड है कि भाई टॉप ये रीजनल पार्टी जो है इस बार जीत सकती है, या ये रीजनल पार्टी के लोग जीत के आते हैं, उन पार्टियों से टिकट नहीं दिया गया। तो इस बार ये हुआ कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मतलब दिस रीजन कि भाई 20 डीडीसी लोग हैं, 10 रिजर्व हैं, 10 रिजर्व हैं, मतलब 50% रिजर्वेशन ग्रांट हुई है। और 50% रिजर्वेशन में मैं आपको बोलूं, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में अनंतनाग की सीट रिजर्व हुई, क्योंकि वो थर्ड लार्जेस्ट चंक ऑफ पॉपुलेशन ट्राइबल का उस डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब फर्स्ट नंबर पे जो है वो राजौरी है, सेकंड नंबर पे पुंछ है, और थर्ड नंबर पे अनंतनाग वैली में फर्स्ट टाइम कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट को हेड करेगा, चीफ करेगा कोई ट्राइबल, जो कि हमारे गुजर ट्राइब से जीत के आया है। कोई नाम हो, कोई पार्टी हो, हमें उससे नहीं लेना, उससे गरज नहीं, हम किसी पॉलिटिक्स पे काम नहीं कर रहे। हम ये हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स जो है हिस्ट्री में अगर हम उसका जायजा लें, राइट फ्रॉम जब से हम आजाद हुए हैं और जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली हुआ है, तब से लेके ये पहली बार है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में कोई ट्राइबल हेड कर रहा है वैली, एक डिस्ट्रिक्ट को। बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ी खबर थी ये हमारे लिए। और फर्स्ट टाइम एक लेडी जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ट्राइबल
जो है वो चुन के आई और वो वहां पे हेड कर रही है। फर्स्ट ट्राइबल लेडी, फर्स्ट गुजर लेडी टू हेड पुंछ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रीजन। मतलब हम्म, फर्स्ट टाइम वो किसी पार्टी की हूँ, किसी मतलब एंगल से आई हूँ, लेकिन वो वहां तो वो आजाद से जीत के आई है, लेकिन वो सीट रिजर्व थी और वहां से आई। फिर इसी तरह रजौरी से हमारे मतलब एक ट्राइबल जो है वो जीत के आ गया। अब 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं आप हेड कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट 2 डिस्ट्रिक्टों को हेड कर रहे हैं, जम्मू को और उधमपुर को। और औरतें जो हैं वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स को हेड कर रही हैं। देखिए ना, मतलब 2 ट्राइबल मेल, 2 ट्राइबल मेल एसटी में, 2 ट्राइबल मेल एसटी में, और 6 औरतें, जिसमें से शेड्यूल ट्राइब भी एक औरत है, वो हेड कर रही हैं। तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आपने रिजर्वेशन लागू करके ये बताया कि लोगों में, औरों में भी पोटेंशियल है, मतलब वो भी हेड कर सकते हैं, इक्वल हैं, समाज इक्वल है और इक्वलिटी है और डेमोक्रेसी के सामने सारे इक्वल हैं। कोई हजमनी नहीं चलेगी, जैसे कि चलती आई थी, वो सिस्टम खत्म हुआ है। और एक नई लीडरशिप जो है अमंग ट्राइबल भी उभरी। मैं आपको बोलूं कि जो ट्रेडिशनल लीडरशिप थी उससे हट के नई लीडरशिप उभरी है। औरतों में नई लीडरशिप आई है। आज मान लो कि आज औरतों में से अगर कोई लीडरशिप आई है मतलब चुन के, तो वो कल की वहां की मिनिस्टर है, वो कल की वहां की वहां में एक मेरी बहन है, मतलब हमारे ट्राइब से हैं, तो वो फर्स्ट बार कारपोरेटर चुनी गई। तो मैंने हम्म, उनको मैं एक प्रोग्राम करता हूँ यूट्यूब के लिए भी और एक निजी चैनल के लिए, प्राइवेट चैनल के, तो मैंने उनको बुलाया और उनसे बातचीत की। तो वो हम्म, उस दिन मतलब कोई 25 मिनट की गुफ्तगू में वो बड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए कि बहुत सारी बातें उनसे कहलवानी। लेकिन पिछले दिनों में एक प्रोग्राम में था, उन्होंने आधा घंटा बोला, खड़े हम्म, होके बोला और वो टॉपिक्स पे बोला। वो किसी पब्लिक रैली में बोल रही थी, मतलब ट्राइबल की कोई रैली थी उसमें बोल रही थी। मैं वहां फॉर्चुनेटली बैठा हुआ था फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर। तो उन्होंने बहुत लंबा बोला और उन्होंने हर चीज को टच किया। तो मुझे लगा हम्म, कि ये कॉन्फिडेंस है। कुछ दिन पहले मैंने डंसाल, जो जम्मू के पास में एक इलाका है, वहां से एक ट्राइबल लेडी जीत के आई है, शमीम बेगम, गुज्जर ट्राइब से हैं। तो मैंने उनको अपने वहां स्टूडियो में दावत दी और उनसे बात की। उन्होंने मुझे बोला कि जिस वक्त मेरा फैसला हुआ कि मुझे ब्लॉक से लड़ना है, तो मैं अपनी रसोई में थी। मुझे हम्म, आवाज दी गई कि आप ड्राइंग रूम में आओ, जो कि मैं यूजुअली आती नहीं हूँ, कि कोई मेहमान बैठे हैं ड्राइंग रूम में, मैं कहाँ जाऊंगी। कहने लगे कि जहाँ मर्द लोग बैठते हैं वहां मुझे बुलाया गया और उन्होंने कहा कि आप उठो और आप इलेक्शन लड़ो। कहा कि मैं पहली जो मीटिंग में गई हूँ, वो जिंदगी में पहली मीटिंग में गई हूँ किसी मर्दों की मीटिंग में, जहां उसने जो है वो एड्रेस किया है उसने। तो हम्म, ये जो आप एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं बाकी लोगों में, जो कि ट्राइबल हैं, जो कि सप्रेस्ड हैं, जो कि वीकर सेक्शन है, कि भाई आप तो इक्वल हैं, आप भी जा सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो आइए हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं हम्म, रिजर्वेशन के जरिए कैसे ये फल जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे 3-4 चीजें जो इम्पोर्टेंट हुई हैं वो ये हैं कि एक तो ट्राइबल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, खासकर गुजर बकरवाल कबीला, जो थर्ड लार्जेस्ट चंक है आफ्टर कश्मीरी स्पीकिंग एंड डोगरी स्पीक, डोगरा और कश्मीरी जो आइडेंटिटी है उनके बाद, उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वो उनकी औरतें, उनके मर्द, वो लोग आ सकते हैं, वो इक्वल हकदार हैं। दूसरा ये कि अमंग ट्राइबल एक नई लीडरशिप उभरी है कि जो जिनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कुछ बन सकते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ बन पाए। तीसरा जो 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 डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, उसमें आपने हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 2-3 एसटी के लोग आ गए हैं, एससी के लोग आ गए हैं। तो उससे ये हुआ कि एक बैलेंस हो गया है सोसाइटी में, वीकर सेक्शन को अपना बात कहने का मौका मिला है, डेवलपमेंट में शिरकत का मौका मिला है। इसके साथ साथ इस पूरे मतलब जो आप जम्मू कश्मीर जिसको बोलते हैं, उसके हर रीजन में, हर इलाके में, हर हर आइडेंटिटी को आगे आने का मौका मिला है। ये इस लेवल से भी हिस्टोरिक। जी। जाहिर है चेंजेस आए हैं, तो वहां पे सर जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड एक कुछ परिवार थे, तो उनको दिक्कत तो हुई होगी भाई। 10 सीटें नहीं रिजर्व मतलब होगी, 10 सीटें तो कम हो गई उनके किटी से। नहीं मतलब हर लोग बैठे, हर 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 जो आदमी इक़्तिदार के लिए जाता है या पावर्स के लिए जाता है या उसके लिए ट्राई करता है, कुछ लोगों ने तो एमएलए हजरात ने मतलब फॉर्म भरे हुए थे और वो डीडीसी में इलेक्ट हुए, तो बाद में पता लगा कि वो तो लेडीज के लिए रिजर्व हो गई।
जी। तो उनके लिए तो हुआ, मतलब ये एक एक रवायती, एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल आदमी का ये होता है कि वो चेंज नहीं चाहता। हाँ, हाँ। मतलब जो लोग पावर ग्रैब कर रहे होते हैं वो चेंज नहीं चाहते। वो नहीं हुँ, चाहते कि चेंज चेंज हो जाए। और जब चेंज हो जाती है वो उसके साथ वो मतलब अपने आप को मेल बिठा नहीं सकते काफी अरसे। फिर जाके हुँ, आस्ता आस्ता वो मेल बिठाते हैं। फिर वो इसको चीज को मानते हैं कि हाँ ये हो चुकी है यार, अब इसमें हुँ, मेल बिठाना इसलिए जरूरी है। तो जितना भी ट्रेडिशनलिज्म है वो हमेशा नए, उनके लिए नया काम एक गुनाह है। ये हुँ, करना हुँ, ही नहीं, ऐसा होगा तो ये तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब हमारे लिए तो मतलब कहाँ एक औरत अपने घर में चाय बना रही थी, उसने हुँ, हुँ, कहा मैंने मानू से एमए किया, मैंने जम्मू में किसी कॉलेज से बीए किया, मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी, मैं अपने घर में आराम से थी। तो अचानक मुझे पता लगा कि अब कुछ रिजर्वेशन हो गई है और मुझे उठना है और मुझे लड़ना है। और मैं निकली और मैं लड़ने के लिए निकली। इस बार शायद मैं किसी की मदद से निकलूंगी, अगली बार मैं अकेली भी निकलूंगी। हुँ, हुँ, हुँ। उसको पता है ना, मतलब जब उसको फील्ड में जाएगी, जब उसको रसोई से आपने बाहर निकाला और उसको पावर में शेयरिंग दे दी, तो उसने उसने तो कहा ना, उस मतलब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। तो जितने भी बादशाह बने, जितने भी लोग तो तोड़ के आए ना, एक निजाम को तोड़ हुँ, के हुँ, ऊपर आए, तो एक निजाम टूटा, एक नया निजाम बना। जी। इकबाल इकबाल जो पोइट हैं, उन्होंने कहा कि मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत खराबी की, हुँ, हयोला भर के खिरमन का है खूने गर्म दहका का। उसका मतलब हुँ, ये हुँ, हुआ कि जब एक किसान जब वो हल चलाता है, तो उसका जो हुँ, पसीना है वो भाप बन के ऊपर जाता है और वो जाके बादलों में मिलता है ना? बादलों में हुँ, मिलता है तो वहाँ एक बिजली चमकती है जो उसके उस पे गिरती है, उसमें उसका खून भी शामिल होता है। हुँ, तो ज़ाहिर है कि मतलब आप जब एक तामीर में एक खराबी की सूरत भी होती है, और जब तक आप पिछली इमारत नहीं गिराएँगे, नई इमारत नहीं बनेगी। हुँ, नई इमारत नहीं बन जी। मतलब पिछली इमारत को गिरा के नई इमारत बनानी है, और जिस हुँ, पे काम हुआ है। मतलब जी। मैं बाहैसियत एक ट्राइबल स्कॉलर के या हुँ, ट्राइबल पे काम कर रिसर्चर के, मैं आपसे मुखातब हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछली सिस्टम जो जो रिवायत है वो टूटती है तो जिद्दत आती है। हुँ, मॉडर्निज़्म आता है, पोस्ट मॉडर्निज़्म आता है। और पोस्ट मॉडर्निज़्म लिटरेचर में कह रहा है कि कोई पहले लोग आए रवायत पसंद, उन्होंने कहा कि हर चीज़ ना एक दायरे के अंदर होती है और यही हुँ, लोग ये कर सकते हैं। तो हुँ, जिद्दत ने कहा नहीं, इसको थोड़ा तोड़ेंगे। पोस्ट मॉडर्निज़्म ने इसको कहा, मॉडर्निज़्म ने कहा इसको थोड़ा तोड़ेंगे। पोस्ट हुँ, मॉडर्निज़्म ने बोला कि कोई भी बन सकता है, कुछ हुँ, भी हो हुँ, सकता है। कोई भी, तो ये पॉलिटिक्स पे भी लागू है कि हुँ, आपका आपकी आपका जो 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 आपका आपकी लीडरशिप करने के लिए कोई भी आ सकता है, कोई जी। भी आदमी आ सकता है, कोई भी उसकी सोच हो सकती है, कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, वो आ सकता है क्योंकि इंसान इक्वल है, इक्वल जब वो काम करेगा उसको आ जाएगा करना। तो ये जी, चीज मानने के लिए तैयार नहीं ना थे। सिस्टम जी। तैयार नहीं था, उनको लगता था कि भाई अगर हम सीटें रिजर्व करते हैं तो ये हुँ, लोग आएंगे, तो ये लोग कौन है, तो हम मतलब ये हमारे लिए थ्रेट हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ को लगा कि भाई अगर एससी एसटी के लिए, एससी के लिए ऑलरेडी 7 सीटें रिजर्व हैं, 10 हम एसटी के लिए कर लेते हैं, ठीक है, हुँ, 17 हो गई, और यहाँ तो 18 पे हुकूमत बनती थी। हुँ, 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 तो इनको मतलब सिस्टम को लगा कि भाई मतलब हमेशा ही कि भाई इसको जिस तरह से भी है इसी तरह से रखो, चीजों को इधर उधर मत होने दो। और कुछ हमने होली बुक्स रखी हुई थी जो फिर हुँ, वक्त ने तोड़ी होली बुक्स। वो जो हमने जो 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 कुरान शरीफ है हमारा मुतबरक हुँ, किताब, उसमें यह है कि आप एडिशन एंड अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। हुँ, मतलब हुँ, उसमें हम मना है कि भाई जो उसमें लिखा गया है वो आखिर है, वर्ल्ड हुँ, आखिर है, उसमें कोई ऐड नहीं कर सकता, कुछ हुँ, ऐड नहीं किया जा सकता, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है दूसरे तरीकों। वो तो एक रिलीजियस बुक थी, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ कानूनों को भी इस नोयत पे बना दिया हुआ था कि उनको टच नहीं करना, उनके साथ शरारत नहीं करना। ये हमारी आइडेंटिटी का मसला है। कौन सी आइडेंटिटी यार, कहाँ गई वो, किस जगह पे हुँ, है? कि भाई जी। ट्राइबल को राइट्स मत दे दो कि भाई 91 में हम शेड्यूल ट्राइब हो गए, साथ में कमेटी बना दो, देखो क्या हुँ, क्या हुँ, राइट्स है दे दो। फिर हमें 28 साल इंतजार करना पड़ा।
2019 का 5 अगस्त का, जिस दिन वो मतलब वो सारे राइट्स फिर आपकी झोली में आके गिरे। तो आपने अगर कहा कि भाई इनको शेड्यूल ट्राइब दे दो, या इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया, आपने नोटिफाई कर दिया, तो अलाइड राइट्स नहीं ना दे, मतलब वो उनके पास थे। और जब भी कभी कोई भी बात है ट्राइबल लोगों ने की है, चाहे वो फॉरेस्ट राइट को लेकर की हो, चाहे वो रिजर्वेशन प्रमोशन, तो एक होली बुक आ जाती थी सामने कि भाई इसको तो टच नहीं कर सकते भाई, ये ये वाली होली बुक। तो हम किसी बुक के खिलाफ नहीं थे, हम किसी कानून के खिलाफ नहीं थे। सब कानून इंसानों को चलाने के लिए, लेकिन इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम मतलब हमें लगा, ट्राइबल्स को लगा कि कुछ हो रहा है। मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए जगह जगह गया, लोगों की आंखों में एक रोशनी है। मैं आपको बोलूं, मैं यहाँ पे बचालता बचालता बिल्कुल जम्मू के थोड़ा सा आगे जाके एक इलाका है, तो कुछ बकरवाल लोगों ने मुझे बुलाया कि आप हमें ना ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में जानकारी दो, अवेयरनेस दो कि ये कैसे लागू होता है। तो इसमें मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो मैं बताऊंगा कि एक वहां इब्राहिम खटाना साहब मिले मुझे, जो कि 95 ईयर ओल्ड थे, 85 ईयर ओल्ड थे, 90-85 के बीच में थे। तो मैंने प्रोग्राम खत्म किया और लोगों को अवेयरनेस करने के बाद उन्होंने चाय रखी हुई थी, मैंने नमकीन चाय पी, बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग आपकी ना इसमें है, इंतजार में। तो मैं गया, तो मैंने कहा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा जोर से, तो उन्होंने बोला मेरा नाम इब्राहिम खटाना है। मैंने कहा मेरा नाम जावेद राई खटाना है, मैं भी खटाना हूँ। तो वो बड़े जी। खुश थे। तो उसने मुझे कहा कि जो बातें तुमने मुझे सुनाई कि भाई तुम्हारा गांव तुम्हें राइट देगा, जहां तुम बैठे हुए हो, ग्राम सभा ही देगी, तुम्हारा ही गांव देगा, कोई कोई ब्यूरोक्रेट नहीं देगा। तुम जिस रास्ते पे चलते हो उस पे तुम्हें जाने का हक होगा, तुम्हें जिस रास्ते से आते हो उस, जहां तुम भेड़ चराते हो वहां पे भेड़ चराने का हक होगा, यहाँ भेड़ चराने का हक होगा ऊपर। कहता है ये मैंने जब मैं कभी होश में आया था तब सोचता था कभी कोई ऐसा आदमी आएगा जो मुझे बोलेगा कि मैं जिस डोक में जाता हूँ पास्चर में वो भी मैं जा सकता हूँ, मैं जो यहाँ भेड़ चराता हूँ ये भी और जिस रास्ते से जाता हूँ मैं आराम से जा सकता हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं। तुम जब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि तू मुझे खुशखबरी सुनाने आया। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा भाई का, मैं गद गद हो गया कि मतलब उसको लगा कि मैं उसको खुशखबरी सुनाने के लिए आया। ये खुशखबरी तो मतलब 2006 में जब इंडिया में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ तब भी दे सकते थे लोग अगर देना चाहते। हाँ, वो खुशखबरी जावेद राई 2021 में क्यों लेके गया? तो 2006 में उसको सुनाई जा चुकी होनी चाहिए थी, ताकि उसके 15 साल जिंदगी के नहीं जाया हुए होते, जी। है ना? तो ये बात है। और दूसरा मुझे जो चीज इसमें लगी फॉरेस्ट राइट एक्ट में, कि वेल कंसीव्ड, कि जिस तरह से रोशनी एक्ट में, मैं किसी एक्ट पे नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से वो ड्राफ्ट किया गया है, और जब मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट को पढ़ता हूँ कि आपका गांव जानता है आपके पास कितनी जमीन है, या आपकी भेड़ कहाँ तक चरने जाती है, वही फैसला करते हैं कि भाई इसकी भेड़ तो यहीं तक जाती है, इससे आगे तो ये नहीं। तो अगर उस तरह से कंसीव किया गया होता है इंडियन लॉज को सामने रख के, कि जो कि डेमोक्रेटिक एक ऐसे तरीके से बनाए गए थे जिसमें से गरीब को हक मिले, गासबों को हक ना मिले, अमीरों को हक ना मिले, मतलब उन लोगों को मिले जो गरीब है, डिजर्विंग है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को मुझे पढ़ के और उसके बारे में बहुत सारी जगहों पे बोल के मुझे ये लगा कि ये एक गांव का हर आदमी, गांव की कमेटी ने आपको वेरीफाई करना है, गांव के लोगों ने आपको वेरीफाई करना है कि आपका राइट बनता है। और रोशनी में हमने कहा नहीं, आप तो डिविजनल कमिश्नर के पास दे दो दरखास्त, डीसी के पास, और जिसकी जितनी चली उसने उतनी ली। गांव में तो ये जी। हो ही नहीं सकता, फॉरेस्ट राइट एक्ट में ये हुआ ही नहीं कि भाई कोई कहे कि मतलब वो कोई ज्यादा जमीन ले गया। सबको पता है, एक एक इंच का पता है। मैं एक जगह पे कह रहा था, मैंने कहा आपको तो पता होगा बाउंड्रीज, उन्होंने कहा आधे आधे इंच का पता है, किसकी बकरी कहाँ तक आएगी। मतलब इसमें तो कोई है नहीं, और गांव को भी पता है, शहर पूरे को पता है। और आप एक डेमोक्रेटिक आपने गांव से पास कराना है कि भाई आपको फॉरेस्ट, मतलब इस जगह जिस पे आप रहते हैं उसमें आपका रिकॉग्नाइज होगा राइट, ना आप बेच सकते हैं ना लीज कर सकते हैं, आप बकरी चरा सकते हैं, ला सकते हैं, जा सकते हैं, ये खुशखबरी है उसकी। लेकिन आपने उस खुशखबरी देने में 15 साल लगाए, 15 15 साल लगा। साल आप चुप रहे, और 15 साल के बाद किसी दूसरे ने दिया और आपने कहा हाँ हाँ ये तो बड़ा अच्छा एक्ट है।
तो आपको तो पता ही था, बड़ा अच्छा एक्ट है ना? तो ये बहुत सारी खुशखबरियाँ मैं आपको बोलूँ कि मैं एक बाहैसियत अपने कौम कबीले जो मेरा ट्राइब है उसके साथ हमदर्द थे। मतलब बहुत सारी एक रोशनी फैली है हर जगह, हर तरफ, जी कि मतलब जी लोगों की आँखों में मैंने एक रोशनी देखी है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को देख के। नौजवानों की आँखों में एक रोशनी देखी है जो ये नया सिस्टम आ रहा है जिसमें उनको रिज़र्व होके वो आ रहे हैं सामने, आ गए ना सामने। यूथ आ गया, यूथ ने कहा हाँ, हम भी लड़ सकते हैं, हम भी इक्वल हैं। कि सिस्टम में, बॉडी में, गवर्नेंस में आपकी आपकी हिस्सेदारी हुई है। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए हिस्टोरिक स्टेप्स हैं, वीकर सेक्शन के लिए, औरतों के लिए खुशखबरी है हर जगह। जहाँ आप जी देखेंगे एक नया सिस्टम आ जाएगा, निज़ाम आ जाएगा, पुरानी चीज़ें टूटती हैं, नई बनती हैं। ये तो जी जी, जी। सर, बदलाव तो हो गया है, लेकिन जी। क्या क्या हम तवक्को रखें कि जो जो नया सिस्टम, नया निजाम बना है, वो वाकई बदलाव लाने में सक्षम होगा? किस तरह की उम्मीद है लोगों को? किस तरह से उम्मीद बांध रहे हैं कि ये हो पाएगा, या फिर उन्हीं पुरानी जो व्यवस्थाएं थी उनमें कहीं फंस के रह जाएंगे? किस तरह की चेंज की उम्मीद कर रहे हैं आप? हुँ। मैं आपको इसमें एक ही जो मतलब ज़्यादा सिल्वर लाइनिंग है वो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि एक तो नई नस्ल में एक और चीज़ मैंने देखी, उमंग। वो सोच रहे हैं कि मतलब मेरा नेक्स्ट टारगेट है, मुझे एमएलए बनना है। हम्म हर डीडीसी का, हर बीडीसी का नेक्स्ट टारगेट है कि वो वहाँ का एमएलए बने और वो हम्म बेस्ट काम करके देगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तभी बनेगा, ठीक हम्म है? उसके अंदर एक वो पुरानी रवायती लीडरशिप को हरा के आना चाहता है। मतलब जो हम्म उनकी आँखों में मैंने देखा कि वो जब रिप्रेजेंटेशन लिख रहा है, वो पढ़ा लिखा है, वो बता रहा है कि मुझे क्या मिलना है। एक, तो वो करेगा क्योंकि उसको आगे अपना करियर देखना है पॉलिटिक्स में, वो पॉलिटिकल करियर में आ गया है। जो कि यूजुअली नहीं कर सकता था क्योंकि आपको एक एमएलए के लिए टिकट मिलती थी, कुछ लोगों को मिलती थी, वही फिर रिपीट होते रहते थे। 5 बार एमएलए, 8 बार एमएलए, 10 बार एमएलए। रिजर्वेशन होने से ये हुआ है कि अल्टरनेट आ जाएगी। मतलब अगर गुज्जर्स में ही ले लें, अगर मान लें 10 सीटें रिजर्व होती, 10 में 10 सारी पार्टियों की तो एसटी लड़ेंगे ना। हम्म जब एसटी लड़ेंगे तो अल्टरनेट लीडरशिप आएगी, उनको मर्जी है जिसको मर्जी जिताएं। जिसको मर्जी, और उनको काम करना पड़ेगा। हर बार थ्रेट है, हर चीज की थ्रेट है क्योंकि बहुत ज्यादा लीडरशिप के आ जाने से क्या है कि कोई कह रहा था कि इनके लीडरों का तो मतलब वो रोजी रोटी चली गई कि भाई मतलब नया 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 सिस्टम आ गया ना, नया सिस्टम आ गया और लोगों को रोशनी चाहिए, लोगों को चाहिए कि कोई नई बात करने वाला आ जाए यार, ये सारा सिस्टम बंद होना चाहिए। ये एक बार नहीं करेगा, 1 साल 6 साल के लिए, वो 5 साल के लिए नहीं करेगा, अगली बार रिपीट ही नहीं होगा, उसको पता है मुझे रिपीट नहीं होना क्योंकि सिस्टम काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी चेंजिंग, मतलब मैं ग्राउंड पे लग रहा है कि काफ़ी चेंजिंग है एज़ वे पॉलिटिकल और सर्कल में, और ये लोग काम करेंगे, मुझे यकीन है कि काम करेंगे और एक बदलाव लाएँगे वहाँ पे। और दूसरा ये कि ये अकाउंटेबल होंगे ना वहाँ पे लोकली, बीडीसी के हम्म सामने, अपने बेंच के सामने, और दूसरा ये कि इन्होंने पंचायत सिस्टम का एक नया एसीडी लगा दिए हैं, पिछले दिनों असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत के भी शुरू कर दिया है। पंचायत को पावर्स ही नहीं दिए बल्कि मेन पावर्स भी दे दी। हम्म और एक सिस्टम गाँव के लेवल से शुरू हो गया। जब गाँव के लेवल से शुरू हो जाता है तो मतलब एक और सिस्टम आ जाता है डेवलपमेंट का। एक 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 तरक्की की तरफ लोग जाते हैं और मुझे 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 इससे होप्स हैं बहुत अच्छी। मुझे अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि ये लड़के कुछ ना कुछ करेंगे, ये नई नस्ल जो आई है, ये मतलब ये हमें मायूस नहीं करेगी। मुझे यकीन है इसका। सर, सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है, आप चाहें तो जवाब जी, दें। जी। बीजेपी 6 जिले, बीजेपी के हवाले गए 6 जिले नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी 1 जिला किसी तरह वो गुपकार अलायंस के बहाने, कांग्रेस और पीडीपी, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, रही नहीं, ऐसा लगा कि सपोर्टिंग रोल में हर जगह है एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो सत्ता में लाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी को कुछ रियलाइजेशन हुआ होगा इस सब प्रोसेस के नहीं, बाद? मैं मतलब कि पॉलिटिक्स पे कमेंट क्या नहीं हम करूँगा, कुछ किसी नहीं, पार्टी पे, लेकिन ये मैं कहूँगा ये चाह कि रहा हूँ कि रियलाइजेशन कुछ हुआ होगा कि कुछ नहीं गलतियां मतलब हुई।
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक किसी पर्टिकुलर पार्टी पे कमेंट बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बोलूंगा कि जो रिवायत थी, जो ट्रेडिशनल लोग पॉलिटिक्स में थे, चाहे वो इंडिविजुअली थे, चाहे वो किसी पार्टी की तरफ से थे, चाहे जी वो पार्टी एक बंदे पे मुनस्सर हो या 100 बंदे पे मुनस्सर हो, सबको थ्रेट लगी कि ये अब कोई निजाम बदल गया है, निजाम बदल गया है, निजाम पूरा चेंज हो गया हुआ है, और अगर हम निजाम के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हर आदमी को लगा। और इसमें हमारे लिए ये सिल्वर लाइनिंग है कि हमारे ट्राइब को, हमारे लोगों को नुमाइंदगी मिली, इक्वलिटी मिली, बराबरी मिली, डिस्क्रिमिनेशन के जो बाकी स्टेट्स में ट्राइब्स थे और जे में जो एक तरह का मतलब फर्क था, उस फर्क को खत्म किया गया और हमें इक्वलिटी दी गई। हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और एक नई सुबह की तरफ नजरें लगाए बैठे हैं। जी सर, उम्मीद है सुबह तो खूबसूरत है, दिन भी खूबसूरत होगा। जिस चेंज की उम्मीद कर रहे हैं वो चेंज भी आएगा, और नई पीढ़ी आई है तो उम्मीद, नए भविष्य की हम उम्मीद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से चेंजेस, बदलावों को हमें समझाया। आगे फिर से चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। शुक्रिया, थैंक यू।